हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल अपनी पाठशाला एमपी। आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है सैम्पल क्वेश्चन पेपर हाई स्कूल परीक्षा कक्षा 10वीं 2026 का मॉडल क्वेश्चन पेपर होगा जो कि सामाजिक विज्ञान का है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है और सभी प्रश्नों के सामने उनके क्वेश्चन मार्क लिखे हुए हैं, कितने नंबर का कौन सा प्रश्न होगा। तो शुरू करते हैं सबसे पहले सही विकल्प प्रश्नों से। आपके राइट साइड में यहाँ पर सारे क्वेश्चनों के आंसर्स भी दिए गए हैं, तो इनको देखते भी जाइए। तो सबसे पहला, अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? तो 1992 में। जल संरक्षण से संबंधित खादीन एवं जोहद किस राज्य से संबंधित है? तो राजस्थान से। गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग भारत में किस स्थान पर किया? तो चंपारण में। पेनी या एक पैसिया मैग्नीज का प्रकाशन किस देश में हुआ? तो इंग्लैंड में हुआ। निम्नलिखित में से श्रीलंका के अधिकांश लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? तो सिंहली। सामान्यतः किस देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? तो उपरोक्त सभी व्यक्ति आय, औसत साक्षरता और लोगों की स्वास्थ्य स्थिति के अनुसार कर सकते हैं। इसके बाद खाली स्थान देखते हैं। इस तरफ आप देखिए, छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जनजातियां कदम्ब के पेड़ की पूजा करते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, ये लिखा है कदम्ब के पेड़ की पूजा करते हैं। इसके बाद देखिए दूसरा, क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका देश की खोज की। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव भाषा के आधार पर किया जाता है। इसके बाद भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पर भारत आएगा चौथे नंबर पे। पांचवा, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ऋण की औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली पर नजर रखता है। भारत का मारवा गोवा पत्तन देश के कुल लौह अयस्क का 50% निर्यात करता है। इसके बाद सत्य असत्य देखिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा, सत्य असत्य। भोपाल झील का निर्माण 17वीं शताब्दी में हुआ था, असत्य है। इसके बाद कर्नाटक देश का सबसे अधिक चाय उत्पादन वाला राज्य है, यह भी असत्य है। भारत का पहला सफल सूती वस्त्र है, सन 1954 में लगाया गया था, यह भी असत्य है। सिंधुपति दाहिर सेन अखंड भारत में सिंधु प्रदेश के अंतिम सम्राट है, तो यह सत्य है। राष्ट्रभक्त खाज्या नामक नायक का जन्म मध्य प्रदेश के निर्माण क्षेत्र के बड़वानी आदिवासी संघ में हुआ था, तो यह सत्य है। प्रति व्यक्ति आय देश की गणना देशों के लिए पाउंड में की जाती है, तो यह भी असत्य है। आगे बढ़ते हैं। सही जोड़ी देखिए, रक्त और लोहे की नीति किसने अपनाई थी? तो बिस्मार्क ने अपनाई थी। मारियन की प्रतिमाएं राष्ट्रीय प्रतीक है। इसके बाद फुलर चुन्नटों के सहारे कपड़े को समेटना है। स्पिनिंग जेनी को क्या कहते हैं? यहाँ पर कताई मशीन कहते हैं। संघ सूची में शामिल है विदेशी मामले और संवर्ती सूची में शिक्षा। इसके बाद एक वाक्य में उत्तर देना है हमें। कपास की कृषि के लिए सर्वाधिक उपयोगी मृदा कौन सी है? तो काली मिट्टी। महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं में 33% आरक्षण किस वर्ष में दिया गया? 1993 में 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से। भारतीय संविधान में समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो अनुच्छेद 44 में। शिक्षक, डॉक्टर एवं वकील जैसे व्यवसाय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो तृतीय क्षेत्र के। विकास की प्रारंभिक अवस्था में सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन सा है? तो प्रारंभिक क्षेत्र। अंतरराष्ट्रीय व्यापार के उदार बनाने के लिए नियमों का निर्धारण कौन करता है? तो विश्व व्यापार संगठन। प्रश्न नंबर 6वां, सततपोषीय विकास किसे कहते हैं? अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अथवा नहीं लिख पाया है, तो आप यहाँ समझ जाएं क्योंकि दोनों में छठवा लिखा हुआ है। यहाँ पर प्रश्न आप देख लीजिए, ये दोनों अथवा के प्रश्न हैं कि सतत पोषण विकास से क्या आशय है अथवा मृदा अपरदन से क्या आशय है। यहाँ पर देखिए प्रश्न आंसर लिखे हुए हैं, तो वहां पे आप देखते जाइए प्रश्नों के उत्तर। इसके बाद 7वां देखिए, प्रारंभिक जीवन में कृषि निर्वाह की 2 विशेषताएं बताइए, अथवा भारत में आत्मनिर्वाह कृषि के 2 विशेषताएं बताइए। तो यहाँ पर देखिए प्रारंभिक जीवन में
निर्वाह कृषि की दो विशेषताएं हैं। यह कृषि भूमि के छोटे टुकड़ों पर की जाती है। इसमें आदमी कृषि औजार, लकड़ी, हल, दांव और खुदाइयों के वाले छड़ का उपयोग करता है। आत्मनिर्भर कृषि की विशेषता, यह मुख्य रूप से किसान की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है। इसमें उत्पादन का अधिकांश हिस्सा स्थानीय उपभोग के लिए रखा जाता है, ना कि व्यावसायिक बिक्री के लिए रखा जाता है। प्रश्न नंबर 8वां, पर्यावरणीय निम्नीकरण की रोकथाम के कोई दो उपाय बताइए। तो यहाँ पर दो उपाय, पर वन रोपण को बढ़ाना, वनों की कटाई को रोकना, संसाधनों का विवेकपूर्ण न्यायसंगत उपयोग करना, प्रदूषण नियंत्रित करने के लिए उपायों को सख्ती से लागू करना। लौह इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह कई अन्य उद्योगों के लिए कच्चा माल प्रदान करता है। मशीनरी, रेलवे, जहाज, कारें, अन्य सामान बनाने के लिए इस्पात की आवश्यकता होती है। यह देश का औद्योगिक विकास का आधार है। प्रश्न नंबर 9वां, हिमालय क्षेत्र रेलवे लाइन के निर्माण के लिए क्यों प्रतिकूल है? कोई दो उदाहरण लिखिए। उत्तर पूर्वी राज्य में वायु परिवहन अधिक महत्व क्यों है, ये भी बताइए। तो ये अथवा का प्रश्न है हमारा। तो यहाँ पर देखिए ये लिखे हुए हैं 9वें नंबर के प्रश्न उत्तर। इसके बाद 10वें नंबर में आ जाते हैं, पाइपलाइन परिवहन के कोई दो महत्व लिखिए, अथवा राष्ट्रीय राजमार्ग किसे कहते हैं। तो पाइपलाइन परिवहन का महत्व समझ लेते हैं। दो महत्व, लगातार और कम लागत वाली आपूर्ति और सुरक्षा, पर्यावरण के अनुकूल होने के कारण यह दुर्गम स्थानों तक भी सामग्री पहुंचाता है, जिससे सड़क रेल पर दबाव कम पड़ता है और यह ऊर्जा भी बचाता है। अथवा में देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग किसे कहते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवे, NH, वे मुख्य पक्के मार्ग होते हैं जो देश में सभी प्रमुख राज्यों, राजधानियों, बड़े उद्योगों, व्यापारिक क्षेत्रों, केंद्रों, महत्वपूर्ण बंदरगाहों को आपस में जोड़ते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 11वां, यूरोप में सबसे गरीब दो लोगों के जीवन पर आलू का क्या प्रभाव पड़ा? अथवा 19वीं सदी में भारतीय मजदूरों को गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम तलाश में पलायन में क्यों मजबूर होना पड़ा? तो यहाँ पर देखिए इसके दोनों के उत्तर लिखे हुए हैं, आप यहाँ पर देख लीजिए। इसके बाद गुमाश्ता कौन थे और जॉबर किसे कहते हैं, है ना। तो गुमाश्ता कौन थे, इनको आप देख लीजिए। स्थानीय भारतीय एजेंट या कर्मचारी थे जो भारत में बुनकरों और कारीगरों से कपड़ा और कच्चा माल खरीदते थे, उनकी निगरानी करने और कंपनियों का माल इकट्ठा करने में काम करते थे। और जॉबर किन्हें कहते हैं? उन व्यक्तियों का जाता जो उद्योग कारखानों मजदूरों की भर्ती करने वाले बिचौलिए होते थे, खासकर भारत में औद्योगिक क्रांति के दौरान जो गांव में श्रमिकों को काम पर लाते थे, उन्हें शहर में बसाते थे। मतलब जिनको काम की आवश्यकता थी, तो कोई जो बीच का आदमी था जिनको पता है कि यहाँ काम दिया जा सकता है, तो वो जाके उनको लेके आकर उनको काम दे देता था, तो वो काम करने लगते थे, वो जॉबर कहलाते थे। अब देखिए गठबंधन सरकार क्या है। संघीय प्रशासन प्रणाली के दो उद्देश्य लिखिए। तो गठबंधन सरकार एक प्रकार का सरकार है जिसमें राजनीतिक दल मिलकर सरकार में, मतलब दो सरकारें मिलकर या फिर दो से अधिक सरकारें मिलकर जब सरकार बनाती है, उन्हें गठबंधन की सरकार कहा जाता है। दो प्रमुख उद्देश्य, एक देश की एकता और संरक्षा का और उसे बढ़ावा देने के लिए, क्षेत्रीय विविधता में ध्यान रखने के लिए। अथवा में संघीय शासन व्यवस्था के दो उद्देश्य लिखिए। तो शक्ति का विकेंद्रीकरण और स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति, इसके बारे में भी लिखा हुआ है। आप यहाँ पर ध्यान से देखकर इसको याद करिए और अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर करिए। क्वेश्चन नंबर 14वां है, राजनीतिक समानता किसे कहते हैं? लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध सरकार का गठन करता है, इसको बताना है। तो राजनीतिक समानता वह सिद्धांत है जिनके अनुसार सभी वयस्क नागरिकों को उनकी जाति, धर्म, नस्ल या लिंग के परवाह के बिना मतदान केंद्र और चुनाव लड़ने का समान अधिकार होता है। लोकतंत्र किस उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध सरकार का गठन करता है? तो जवाबदेही और वैधता का गठन करता है। अब प्रश्न नंबर 15वां, संगठित एवं असंगठित क्षेत्र में कोई दो अंतर लिखिए, अथवा सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र में कोई दो अंतर लिखिए। तो यहाँ पर देखिए अंतर लिखे हुए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट या फिर आपके क्वेश्चन में आपके खुद आंसर लिखे होंगे, आप उनको वहां से भी याद कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर क्वेश्चंस का मोटिव यह है कि आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से देखिए और समझिए और साथ में इनको पढ़िए, ताकि आपको ये जो IMP क्वेश्चन मिल रहे हैं, हो सकता है इनमें से कुछ आधे रिपीट हो जाएं या फिर एज इट इज भी आ जाएं, तो पॉसिबिलिटीज कुछ भी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, वैश्वीकरण को बढ़ावा देने वाले कोई दो कारकों के नाम, और बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं? यहाँ पर देखिए, इसके बाद इनको भी देख लीजिए। प्रश्न नंबर 17वां, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 का उद्देश्य लिखिए। उपभोक्ता अपने अधिकारों के बारे में सूचित निर्णय कैसे लेते हैं, इसको भी लिखिए।
फिर इसके बाद 18वां, वन क्षरण के किन्हीं 3 कारणों को स्पष्ट कीजिए। तो वनों की कटाई, लकड़ी कटाई और शहरीकरण और अवसंरचना का विकास, ये हो गया। अथवा में क्या प्रश्न है, वन प्राणी संरक्षण के कोई 3 उपाय लिखिए। यहाँ पर देखिए 3 संरक्षण के उपाय, वन्य जीवों के प्राकृतिक आवासों को बिना नुकसान पहुंचाए नियंत्रित करना, वन्य जीव के शिकार पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाना, वन्य क्षेत्रों में जैवमंडल रिजर्व की स्थापना, राष्ट्रीय पार्क अभ्यारण्य की स्थापना। इसके बाद वन्य जीव संबंधन में योजनाओं में ईमानदारी से लागू करना। प्रश्न नंबर 19वां, मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में क्या योगदान दिया। तो क्या योगदान दिया, विचारों का व्यापक प्रसार, समाचार पत्रों किताबों पर जो स्वतंत्र समानता और राष्ट्रवाद के विचारों में आम लोगों तक पहुंचाया, सामाजिक राजनीतिक जागरूकता, लोगों को अपने अधिकारों और औपनिवेशिकों शासन की नीतियों के बारे में जानकारी मिली जिससे उनमें राजनीतिक चेतना बढ़ी, राष्ट्रवादी भावनाओं का संचार, बंकिमचंद्र चटर्जी ने आनंदमठ जैसे उपन्यास, वंदे मातरम जैसे गीतों ने देश प्रेम की भावना जगाई, सांस्कृतिक पुनरुत्थान, इसने भारतीय इतिहास, सांस्कृतिक भाषा को पुनर्जीवित किया जिससे राष्ट्रीय गौरव की भावना बढ़ी। इसके बाद अथवा का प्रश्न है, मुद्रा संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में क्या योगदान दिया। तो इसको भी आप अपने पॉइंट में बनाकर लिखें। प्रश्न नंबर 20वां आ जाता है यहाँ पर, भारतीय रिजर्व बैंक के 3 कार्यों का वर्णन कीजिए अथवा कर्जदाता कर्ज देते समय ऋणाधार की मांग क्यों करते हैं समझाइए। तो आरबीआई के 3 कार्य लिख लीजिए, मौद्रिक प्राधिकरण, नियामक और पर्यवेक्षण प्राधिकरण और विदेशी मुद्रा प्रबंधन। तो सबसे पहले एक नंबर पे क्या है, आरबीआई भारत की मौद्रिक नीति तैयार, कार्यान्वित और निगरानी करता है जिसका मुख्य उद्देश्य कीमतों में स्थिरता बनाए रखना साथ ही आर्थिक विकास के लक्ष्य में ध्यान रखना है। दूसरा, नियामक और पर्यवेक्षी प्राधिकरण, यह भारत की वित्तीय प्रणाली को नियंत्रित और पर्यवेक्षित करता है जिसमें बैंक, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां और अन्य वित्तीय संस्थान शामिल हैं। इसके बाद विदेशी मुद्रा प्रबंधक, आरबीआई देश के विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन करता है जिससे यह विदेशी मुद्रा विनिमय दर को स्थिर रखने और भुगतान संतुलन की समस्याओं को निपटने में मदद करता है। प्रश्न नंबर 20वां इसी का अथवा है, कर्जदाता कर्ज देते समय ऋणाधार की मांग क्यों करते हैं समझाइए। तो यहाँ पर इसका उत्तर लिखा हुआ है, इसको ढंग से देखिए, आराम से देखिए और इसको पढ़िए। इसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ किया, यह प्रथम आंदोलन के रूप में कैसे था, इसको समझाइए। तो यहाँ पर देखिए इसके बारे में लिखा हुआ है, गांधी जी ने किस प्रकार से जलियांवाला, यहाँ पर अथवा वाला ही डायरेक्ट लिखा हुआ है, इसको आप देख लीजिए। इसके बाद प्रश्न नंबर 22वां है, राजनीतिक दल के कोई 4 प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए। तो चुनाव में भाग लेना, सरकार का गठन संचालन, नीति निर्माण, विपक्ष की भूमिका का निभाना। इस प्रकार से आप यहाँ पर मेन पॉइंट लिख सकते हैं क्योंकि ये 4-4 नंबर के प्रश्न हैं तो इनको लिखना भी जरूरी है क्योंकि आप बोर्ड एग्जाम में है तो आपके आंसर भी ऑथेंटिक और एक्यूरेट होने चाहिए। अथवा में है, राजनीतिक दलों के कोई 4 चुनौतियां वर्णन करो। तो यहाँ पर आप लिखते हैं आंतरिक लोकतंत्र का अभाव, वंशवाद, धन और बाहुबल को बढ़ावा देना और सार्थक विकल्प की कमी। इसके बाद प्रश्न नंबर 3, भारत के दिए गए मानचित्र निम्नलिखित में दर्शाई। तो रावत भाटा परमाणु ऊर्जा केंद्र, एचसीवी गैस पाइपलाइन, खेतड़ी तांबा उत्पादन क्षेत्र और मुंबई हाईवे। तो यहाँ पर ये देखिए दर्शाया हुआ है कहाँ पे क्या है इस प्रकार से। और अथवा में आपको या तो फिर दर्शाना है सिंगरौली तापीय संयंत्र, हजारीबाग अभ्यक क्षेत्र, रानीगंज कोयला खदान और नरोरा परमाणु संयंत्र। तो इस प्रकार से ये पहले वाले का हो गया। आगे चलते हैं तो यहाँ पे है देखिए सिंगरौली का तो यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ पर है, और हजारीबाग और रानीगंज इस प्रकार से हमने इसको भी दर्शाया। तो आई होप आपको
ये वीडियो सोशल साइंस का एग्ज़ाम पेपर, मॉडल क्वेश्चन पेपर बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। तो प्लीज़ इन सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से तैयार कीजिए और आने वाले इन्हीं मॉडल क्वेश्चन पेपर्स की सीरीज़ में हमारे साथ हमारे चैनल पर बने रहिए, सो दैट आपकी एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से की जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गया होगा। इस प्रकार की वीडियो को देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।